नमस्कार। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसे बनी चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नूंह में हिंसा हुई, लेकिन अभी तक असली गुनहगार तक पुलिस पहुंची नहीं है। आज 19 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन अभी तक असली गुनहगार मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक मामन खान को लेकर कहा जा रहा है कि इसने मोनू मानेसर को लेकर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। मास्टरमाइंड आखिर कौन है? कैसे हमला करने वाले 25 लोगों की भीड़ बढ़ते बढ़ते तिरंगा पार्क तक 250 पहुंच गई? कैसे पहाड़ पर से गोलीबारी शुरू हो गई? बिट्टू बजरंगी कहता है कि उसके वीडियो घटना से महज आधे घंटे पहले के हैं, जबकि दंगा पूर्व नियोजित था। यही बात सरकार भी कहती है कि दंगा साजिश के तहत हुआ। तो आखिर दंगा किसने करवाया? नूंह का गुनहगार कौन? हरियाणा को जलाने की साजिश किसने रची? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आना भी बाकी है। मेवात हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, विधायक मामन खान या फिर कोई और? किसने हरियाणा को जलाने की साजिश रची? इंडिया न्यूज इन नामों पर चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि मेवात हिंसा को लेकर इनकी चर्चा हो रही है। हरियाणा सरकार अभी तक मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस अभी भी असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले बात मोनू मानेसर की। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की चर्चा गोरक्षक के रूप में होती है। इस पर इसी साल 16 फरवरी को जुनैद नासिर की हत्या के आरोप भी लगे। ये आरोप राजस्थान पुलिस की तरफ से लगाए गए। नूंह हिंसा को लेकर 31 जुलाई को ब्रजमंडल की यात्रा में इसके शामिल होने का अफवाह फैल गया। हालांकि मोनू मानेसर यात्रा में शामिल ही नहीं हुआ था। एक समुदाय इसके शामिल होने की चर्चा पर नाराज था। नूंह हिंसा के बाद मोनू मानेसर का बयान सामने आया है। मोनू मानेसर ने कहा है कि ओवैसी हर मंच से कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या किसी ने उनको पत्थर मारा? उनके जुलूस पर कभी पथराव किया गया? क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पथराव करके उनका विरोध किया? कभी नहीं किया। मेरे वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस इतना कहा कि हम मंदिरों में जाएंगे और लोगों से कहा कि मंदिरों में आओ। नूंह हिंसा को लेकर दूसरा नाम सामने आ रहा है बिट्टू बजरंगी का। बिट्टू बजरंगी के वीडियो सोशल मीडिया में लगातार तैर रहे हैं। इनकी बातें आपत्तिजनक भी लग रही हैं। बिट्टू अपना लोकेशन भी बता रहा है। अपने वीडियो के जवाब में बिट्टू बजरंगी का कहना है कि उसने यात्रा से आधे घंटे पहले वीडियो डाली थी, जबकि दंगे की पूरी तैयारी की गई थी, इसलिए उसका हाथ इसमें कैसे हो सकता है? बिट्टू ने कहा कि जुलूस में अगर किसी के पास बंदूकें थी तो वह लाइसेंसी थी, किसी के पास तलवारें थी तो वह पूजा के लिए थी। हम परिवारों के साथ गए थे तो हम किसी पर हमला आखिर क्यों करेंगे? हम माताओं बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए, तो जो कोई अपने परिवार के साथ जाएगा, क्या वो झगड़ा करने जाएगा? ये उनका गलत आरोप है। और रही बात मेरी वीडियो की, मेरी वीडियो कोई आपत्तिजनक थी तो आधे घंटे बाद, हम उस वीडियो के आधे घंटे बाद हम मेवात नल्लड़ मंदिर भोले बाबा के पहुंच गए। तो ये सारी तैयारी आधे घंटे में हो गई। मोनू और बिट्टू के अलावा सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता और फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान का नाम भी लिया जा रहा है। मामन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर उन्होंने मोनू के मेवात आने पर सबक सिखाने की धमकी दी थी। इंडिया न्यूज मेवात पर साजिश को लेकर किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर मेवात का मास्टरमाइंड है कौन? आखिर किसने हरियाणा को जलाने की साजिश रच डाली? इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो नूंह में हिंसा के लिए कई लोग मोनू मानेसर के वायरल वीडियो को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं एहसान पाकिस्तानी का एक वीडियो को भी हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। आइए आपको दोनों का बयान सुनवाते हैं। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से।
सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो, जय। भाइयों, जे मोनू मानस सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो समझ लो जन्नत का हकदार। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूँ, और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें कामयाब करेगा। ये जैसे आवन है, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू से तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जे धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो। म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो, नहीं तो तुम्हारी दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है, तुम तलवार की नोक देख के डर जाते हो, और हम तलवार हाथों में लेके गर्दन भी उड़ा दें ना अगले बंदे की, तो भी नहीं डरते, याद रखना। और मेरा भाई, या वार्निंग है ना, हल्का में मत लियो, सही है ना। अब की अल्लाह की कसम है, ये जो म्यों है ना, फुल जोश में और फुल गुस्सा में लग रहा है मुझे, सही है ना। और मैं म्यों से कहना चाहूँगा, गुस्सा बरकरार रखियो जब तक तुम्हें इंसाफ ना मिले। अब आपको कांग्रेस विधायक मामन का विधानसभा वाला एक बयान सुनवाते हैं। बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तो बैठ जा, अपने टाइम पे बोल लिए। जनाब था, बैठो, टाइम पे बोल लिए, बराबर का विधायक हूँ। आप बैठो, श्रावता जी बैठो, आप चल पाड़ूंगा, डर जाओ, आपके भेजे तो 90 बात में बैठो, आप बैठो, मोनू मानस सर ने आपके भेजे सी। श्रावता जी आप बैठिए श्रावता जी, आपके तुम्हारे को श्रावता जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो। ये मोनू मानस सर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों। मामन खान के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। उसके बाद उस विधायक का फेसबुक पोस्ट, वो फेसबुक पोस्ट सीधे सीधे हिंसा को उकसाने वाला। इसलिए यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आएगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिसंबर 2019 में तो कांग्रेस की अध्यक्षा ने बोला था ना, सड़क पे निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक या जो हरियाणा में है वो उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वह निर्देश को जो उन्होंने उस समय में दिया था, शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा की यह हिंसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। रिएक्शंस आपने सुन लिए, अब कुछ सवालों पर नजर डालते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, हिंसा के कितने किरदार, कौन जिम्मेदार? क्योंकि कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, बयानबाजी को आधार बनाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार इसके पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? किसके बयान से नूह में भड़की हिंसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन बयानों की बात हो रही है सोशल मीडिया के, आखिर कौन सा वो बयान जिसकी वजह से पूरी हिंसा हुई है? किसने हरियाणा को जलाने की साजिश रची, ये अपने आप में अहम सवाल है कि आखिर कौन है वो जो कि हरियाणा को जलाना चाहता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ हैं। अत्रे साहब आपका स्वागत है। वीएचपी से नेता रमेश गुप्ता हमारे साथ हैं। रमेश गुप्ता जी आपका स्वागत है। मुफ्ती वजहात कासमी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। कासमी साहब आपका बहुत स्वागत है। अत्रे साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। पहला जो सवाल हमने दर्शकों के सामने रखा, उसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। हिंसा के कितने किरदार, कौन जिम्मेदार?
देखिए ऐसा है पराग जी कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है, जांच चल रही है। जांच में वो सूत्रधार जिसने इस षड्यंत्र की रचना की या इस षड्यंत्र के पीछे जिसका दिमाग है वो जी। जल्दी हमारे सामने होगा। लेकिन सरकार ने जिस तरह से कड़े कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारियां करनी शुरू की, उसका ब्यौरा आप पहले भी दे चुके हो। लेकिन आपने 3 वीडियोस दिखाए हैं गुप्ता जी। एक वीडियो आपने दिखाया कोई मोनू मानेसर, एक वीडियो आप दिखा रहे थे एहसान मेवाती पाकिस्तानी, जी। और एक वीडियो आप दिखा रहे थे कांग्रेस के विधायक जिनकी चर्चा और जिनके बयान वो आपने सुना दिए कि किस तरह से मोमन खान विधानसभा के पटल पे उकसावे वाला बयान दे रहे थे। और ये भी आपने कई बार मीडिया ने दिखाया कि उन्होंने किस तरह से अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट डाली और वो पोस्ट भी उकसावे वाली। तो इससे एक बात समझ में आती है कि एक बयान तो है जिसमें जो यात्रा है उसमें शामिल करने का निवेदन किया जाता है कि उसमें शामिल हो, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उकसावे वाली बात। दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने नाम में पाकिस्तानी लिख रहा है और वो बात कर रहा है धर्म की, और उसकी जो बात आपने सुनाई उससे स्पष्ट नजर आता है कि इस तरह के तत्व जिन्होंने इस तरह से हिंसा की और भाईचारे को खराब किया, और जो कांग्रेस के विधायक मामन खान साहब के बयान तो स्पष्ट बता रहे हैं कि मामन खान साहब ने उकसावे वाले बयान देके कांग्रेस की मंशा, कांग्रेस की सोच को उजागर किया है। कांग्रेस की ये सोच भी रही है और ये हम पहले दिन से देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस एक षड्यंत्रकारी चुनावी राजनीति करती है, चाहे सोनिया जी का 2019 में जो उन्होंने कहा था उसकी बात करें, या मामन खान साहब ने जो विधानसभा में कहा था उसकी बात करें, या फेसबुक पे जो मामन खान साहब ने पोस्ट किया था उसकी बात करें। ये सारी चीजें स्पष्ट इशारा कर रही हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे जिन लोगों का दिमाग है उनको उकसाने वाले हमारे कांग्रेस के मित्र, ये कांग्रेस के विधायक हैं। ये जो आपने वीडियो सुनाई है और जो लगातार हमारे सामने है पब्लिक डोमेन में, वो स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है जब एक वीडियो को कारण बताते हुए कुछ लोग ऐसे षड्यंत्रकारी उपद्रवियों के पक्ष में आके खड़े हो जाते। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर ये उस वीडियो को कहते हैं साहब इस वीडियो की वजह से उकसावे में आई या इस वीडियो की वजह से ये रिएक्शन आया, तो वहां पे जो वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं कि उपद्रवी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो रिएक्शन था? मंदिर के ऊपर जो वीडियो आपने दिखाई किस तरह से गोली चलाई गई, मंदिर पे हमला किया गया, क्या मंदिर पे हमला करना जो है वो रिएक्शन था? साइबर थाने के ऊपर पुलिस के ऊपर हमला किया गया, क्या साइबर थाने के ऊपर हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना ये एक रिएक्शन था? हमें इन सब चीजों को पराग जी देखना पड़ेगा। ठीक है कि किस तरह से सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रचा गया और किस तरह से कांग्रेस के विधायक मार्च में विधानसभा के अंदर बयान देते हैं और अब अपनी फेसबुक पोस्ट पे पोस्ट डाल के किस तरह से उकसाने का प्रयास करते हैं, वो स्पष्ट इशारा कर रहा है कि इसके पीछे दिमाग किन लोगों का। लेकिन जांच चल रही है, जांच में जो भी इस दोषी हैं वो हमारे सामने होंगे। ठीक है सर। मुफ्ती वजाद कासमी साहब, नूह की हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है सर? किसके बयान से नूह में हिंसा भड़की? ये जो रिएक्शन आपने सुने, इन रिएक्शंस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, मुझे तो तीनों ही चीजें और तीनों ही लोग जो है वो इन घटना के जिम्मेदार मालूम हो रहे हैं। जी। मोनू मानेसर ने कुछ कम जुर्म नहीं किया था। जुनैद और नासिर का हत्यारा है वो, राजस्थान में उसके खिलाफ एफआईआर है, और मैं नहीं समझता कि वो धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार है, सनातन धर्म का कोई वो बहुत बड़ा जानने वाला है। और ना ही बिट्टू बजरंगी। हमारे देश महंतों का, संतों का और ज्ञानियों का देश है, बहुत लोग हैं, और सनातन धर्म कोई इतना कमजोर धर्म नहीं है कि मुन्नू, बिट्टू और मनु जैसे लोगों का सहारा लेकर के जिंदा रहेगा। मामन खान विधायक हैं, उनकी जुबान क्या है विधानसभा में वो बिल्कुल अफसोसनाक है। मैं इनसे कई बार आपके टीवी चैनल पर कह चुका हूं। और मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस रहेगा वो इस बात का रहेगा कि हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो इस बात के लिए मेरी पर्सनली बहुत लोगों से बातचीत होती है, मंत्रियों से, एमएलओ से बातचीत होती है, मनोहर लाल खट्टर जैसा ईमानदार सीएम हरियाणा को न जाने कब मिलेगा और कब मिला है। ऐसी बेहतरीन
करप्शन को पूरे हरियाणा से एक तरफा खत्म करने वाला सीएम मेवाती, ये मेवातियों को याद रखना चाहिए था कि जिस सीएम ने हमको कई सौ नौकरियां ऐसे ही दे दी हैं, जय न जाने क्या क्या नौकरियां आई हैं। मुझे खुद मेवात के लोगों ने कहा कि हमें अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस चीफ मिनिस्टर के टाइम में कि हमें ईमानदाराना नौकरियां मिल रही हैं। तो कम से कम वो मोनू जैसे लोगों के बयान में आकर के और ये मामन खां के बेकाई में आकर के अपने उस मेवात को, जो मेवात को राजेंद्र सच्चर कमेटी ने लिखा है कि देश का सबसे पिछड़ा एरिया है और चीफ मिनिस्टर कम से कम 5 बार वहां है उसको बढ़ाने के लिए, कोई चीफ मिनिस्टर इतना हरियाणा में नहीं आया मेवात में, तो कम से कम मेवाती इस एहसान को याद रखते हैं चीफ मिनिस्टर के कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देना है। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तानी बोल रहा था, ये इंतहाई बदतमीज और गलीज आदमी जो भी था जी, इसको हिंदुस्तान की संस्कृति का भी नहीं पता है। ये मेवात वो वाला मेवात नहीं है। यहाँ मेवात आज भी वो मेवात है कि अपने सनातन धर्म की और अपने हिंदू कल्चर की सैकड़ों चीजें आज भी उस मेवात में मौजूद है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है वो। और मेवात से मैं कभी इस तरह की उम्मीद नहीं करता था जो हुआ। हाँ, एक चीज को मैं बहुत अजीब तरीके से मैं अंदर से टूटा जा रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम संगठन अब तक, भाई मेवात में मेरे भाई बहुत गौर से, बहुत इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा जी, मेवात में सबसे ज्यादा किस मुस्लिम संगठन का असर है, वो है तबलीगी जमात। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तबलीगी जमात से 100 के 100% जमात से वहां के लोग जुड़े हुए हैं और उससे इत्तिफाक रखते हैं। एक भी मुस्लिम संगठन इस बात की अपील करता हुआ मुझे नहीं दिखा कि मेवात के लोगों स्टेट के और देश के और सरकार के और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई आपको हाथ जोड़ते कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि आपकी बदनामी हो। अब तक भी एक मुस्लिम संगठन सामने नहीं आया। बस मोनू को गालियां दे रहे, प्रशासन को दे रहे, बीजेपी को गालियां दे रहे, और कुछ भी नहीं। मुझे इस पर अफसोस, मैं अपील करता हूँ मेवात के लोगों से कि कम से कम ऐसी कट्टर मुस्लिम लीडरशिप। ठीक है सर। कासमी साहब, मैं अब लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रमन सिंह भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। रमन सिंह जी, आपका स्वागत है। रमन सिंह जी, वीडियो तो कई सारे सोशल मीडिया पर हैं बयानबाजी के, उनमें एक मामन खान साहब का वीडियो भी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब भड़काऊ बयान उन्होंने दिया, फेसबुक पर जो पोस्ट किया वो दरअसल एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। देखिए, सरकार को आईना दिखाने का समय है। मामन एमएलए ने क्या कहा उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन इनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं गुड़गांव से राविंदर जी ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था, पुलिस का फेलियर था। दूसरी बात, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कहा उनका बयान भी निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वो किनकी सुरक्षा करेगी और किनकी ना करेगी, क्योंकि सरकार की सत्ता में आने के बाद पहली प्राथमिकता ये बनती है कि जो पहली पंक्ति में बैठा है या जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ इंसान है, सरकार के लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन परिस्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हुआ, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट का, प्रशासन का फेलियर रहा। सरकार की सीआईडी कहां थी? सरकार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो तंत्र था वो बिल्कुल फेल दिखाई दिया। मैं एक बात आपको कहना और बताना भी चाहता हूं, आज हम सब प्रवक्ता इस अपने डिबेट पे बैठे हुए हैं आपके साथ, लेकिन जमीनी धरातल पे जो हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति तो करने का समय है नहीं। दूसरी बात, होमगार्ड के जवानों ने अपनी शहीदी दी है, और मैं खुद एक पानीपत जिले से आता हूं जहां पे अभिषेक भी बजरंग दल से था। वो मेरे लिए भी पीड़ा का दौर है क्योंकि वो मेरे जिले से था। उसकी भी मृत्यु हुई है। सरकार जो मर्जी बातें कर ले, जिन लोगों ने 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन सरकार को जहां खड़े होना चाहिए, सरकार उससे अपना पल्ला झाड़ के 19 में क्या कहा, 20 में क्या कहा। हाँ, आपने मामन का जो जिक्र किया है विधायक का, उन्होंने ना तो कोई वीडियो बनाया, ना उन्होंने कोई ऐसी बात कही, लेकिन जो उन्होंने विधानसभा के पटल पे कहा वो चुनी हुई पंचायत के बीच में कहा जहां पे एमएलए, मिनिस्टर, सरकार के हर नुमाइंदे थे। और उन्होंने कहा क्या? सिर्फ इतना ही तो कहा
कि अगर आपके पड़ोस में कोई घटना हो जाए और आप उससे सरकार को अवगत करा रहे हैं, और सरकार ने मार्च के बाद 5 महीने तक सोती रही, 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, सरकार उसको संभाल नहीं पाई। आज 5 महीने पुरानी बात उन्होंने की, तो उन्होंने तो मामन विधायक ने तो कोई चोरी छुपे तो कुछ किया ही नहीं था। विधानसभा के पटल पे एक इतनी बात कही कि जी ये राजस्थान में इस पे ये आरोप हैं, और इससे मेवात में एक पब्लिक में कुछ अलग तरह के विचार हैं। ऐसे क्रिमिनल आदमी को सरकार को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने तो कोई देशद्रोह की बात नहीं की ना, सरकार को कुछ बताया। आज सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की वजह से, प्रशासन की वजह से ये सब हो गया। आज आप 5 महीने पुराना वीडियो लेके आ गए, तो मामन जी ने तो कोई आज के दौर में वीडियो तो नहीं बनाया जो आज बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात सुनिएगा, सरकार की जिम्मेदारी है जान और माल की। सरकार अपना आत्मविश्वास खो चुकी है, इसलिए आज बीजेपी के प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे कि देखो फर्स्ट प्रायोरिटी है सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, जनता की सेवा करना, हिफाजत करना, उनकी सेवा करना। लोगों को वहां पे आज आप कहते हैं यात्रा पहले भी निकली है, वहां कोई ये पहली बार तो नहीं गई, और हर धर्मों की निकली है। और जिस मंदिर में जा रहे थे वो हजारों साल पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पे तो कभी कुछ नहीं हुआ। ये एक सोची समझी साजिश सरकार के द्वारा क्या थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी एक मांग करती है कि इस सारे मामले की जांच माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बना के की जाए। और मैं कड़े शब्दों में कहता हूं, जो भी इसमें दोषी है उसको किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए। ठीक है सर, उस जो कमेटी की जो जांच रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक भी किया जाए। चलिए, मैं और जो भी अत्रे साहब जवाब देना चाह रहे हैं, अत्रे साहब के पास जाऊंगा आपके इन सवालों को लेकर भी, लेकिन उससे पहले रमेश कुमार गुप्ता जी से एक रिएक्शन पहले अत्रे साहब में ले लूं, क्योंकि बहुत देर से इंतजार वो भी कर रहे हैं। गुप्ता जी, अब जिम्मेदार आप इसके पीछे किसको मान रहे हैं? हालांकि अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट अभी कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जो बयानबाजी सोशल मीडिया पर हुई, क्या उसकी वजह से हिंसा भड़की? और अगर इसको रिएक्शन कहा जाए तो क्या ये रिएक्शन स्वीकार होगा? पराग जी, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो पार्टियां पहले भी राजनीति करती आई हैं और आज भी राजनीति कर रही हैं, इस मुद्दे को लेके गंभीरता नहीं है। मोहम्मद खान ने जो कहा, जो आपने अन्य दूसरी भी वीडियो सुनाए, उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि मोहम्मद खान ने वहां पे तो विधानसभा में इतना ही कहा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मेवात में आके इन बच्चों से क्या साजिश करवाई, क्या क्या किया। और ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। अभी एक 2 आदमी डंडे लेके आए हैं, 2 आदमी इधर से डंडे लेके निकाल लिए, ये ऐसी नहीं था। ये पूरा आतंकवादी हमला था। महिलाएं थी हमारी 1000 के करीब, टोटल 10,000 की संख्या थी। महिलाएं थी 1300, बच्चे थे, बाकी बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे और अन्य लोग थे, मतलब युवा थे। तो ऐसे नहीं है ये कोई एक दिन में या 1 घंटे की साजिश नहीं थी, इधर से डंडा निकाला और उधर से भी डंडा निकाल लिया। मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा जिहादी मानसिकता वाला आतंकवादी हमला था, इसको मिटाना पड़ेगा। मोहम्मद खान जी ने वहां अगर बयान दिया है तो मोहम्मद खान जी को ये नहीं पता ये ब्रिज भूमि है, जिसको आज हम मेवात कहते हैं, ये ब्रिज भूमि है। कभी ब्रिज भूमि हुआ करती थी, आज गोहत्या पे देखे जाने लगी है, आज लव जिहाद पे देखे जाने लगी है, आज साइबर क्राइम पे देखे जाने लगी है। अब तो ये आतंकवादी इतना बड़ा हमला करवा करके एक बहुत बड़ा और मेवात के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मेवात आतंकवाद का अड्डा बनता जा रहा है। तो इसलिए बड़ी जरूरी है इसकी NIA से जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी, जिन पे भी बड़ी कड़ी से कड़ी धारा लगा के, चाहे NSA लगानी पड़े, इनको पूरे का पूरा इस चीज का सजा बहुत ही अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए और सबका उसकी जांच होनी चाहिए। चलिए अत्रे साहब, जांच की मांग तो सभी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से, जो जिसको बेहतर लग रहा है, लेकिन फिर भी रमन सिंह जी ने तो आपके ऊपर ही सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कमजोर रहा, आपकी खुफिया एजेंसियां कमजोर रही, जांच व्यवस्था कमजोर रही, और साजिश, वो कह रहे हैं कि क्या ये आप लोगों की साजिश है? ये तो ये बड़ा ही गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, जो आरोप कांग्रेस पार्टी के विधायक के ऊपर लग रहा है। देखिए ऐसा है, मुझे रमन जी की बात सुन के बहुत दुख भी हुआ, लेकिन रमन जी की बात से कांग्रेस की जो सोच है वो दर्शकों के सामने आ गई। कांग्रेस चाहती है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कौन सा तरीका है आईना दिखाने का कि आप दंगे करवा दो,
आप मंदिर पे गोली चलवा दो, आप पुलिस पे हमला करवा दो, आप लोगों की हत्या करवा दो, आप गाड़ियां जलवा दो। ये कांग्रेस का कौन सा तरीका है ना दिखाने का? आप राजनीति में है, राजनीति के अंदर आप सवाल जवाब होते हैं, आलोचनाएं होती हैं, आप अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये कौन सा ढंग है कि आपका एक विधायक अभी कह रहे थे कि साहब उन्होंने तो विधानसभा में केवल इतना कहा। अरे साहब वो विधानसभा में प्याज की तरह फोड़ने की बात कर रहे थे, और वो विधानसभा में हर विधायक को एक स्पेशल अधिकार प्राप्त होता है। अगर यही बयान मामन सिंह ने बाहर दिया होता विधानसभा से तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो चुकी थी मित्र। लेकिन उन्होंने जो बोला वो विधानसभा में बोला, जिसका उनको फायदा, और यही सोच के शायद मुझे लगता है उन्होंने विधानसभा में बोला। और जो जनप्रतिनिधि होता है गुप्ता जी, जनप्रतिनिधि जब भी कोई बात कहता है उसका बड़ा व्यापक प्रभाव होता है। जो मामन खान ने विधानसभा में बोला उसका प्रभाव आपने देख लिया। दूसरी बात, जो उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट डाली वो तो उन्होंने 2 महीने पहले नहीं डाली थी, वो तो दंगे जब हुए तब उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट की थी। तो वो फेसबुक पोस्ट किस तरफ इशारा कर रही है? और मैं तो हैरान इस बात पे हूं, जब ये सब देखिए कहते हैं कि साहब आपकी सीआईडी कहां है। प्राग जी एक चीज स्पष्ट कर दूं कि वहां पे, क्योंकि ये यात्रा ऐसा नहीं था कि पहली बार निकल रही थी, लगातार पिछले 3 साल से यात्रा निकलती थी। स्थानीय प्रशासन ने जिला स्तर पे पीस कमेटी का गठन किया हुआ है, हर समुदाय के मोजिज व्यक्ति शामिल हैं। जब ये इनपुट मिला कि इस तरह से कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो पीस कमेटी के साथ स्थानीय प्रशासन ने बात की, उनके सामने बात रखी। तो पीस कमेटी में सभी ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, हम इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। ये नहीं था कि सीआईडी फेल होगी। और उसके बावजूद प्रशासन ने बाकायदा 10 कंपनियां वहां पे लगा के रखी कि अगर कोई इस तरह का हो जाए। लेकिन इतने व्यापक स्तर पे ये षड्यंत्र हुआ, देखने वाली बात वो है गुप्ता जी। मंदिर के ऊपर गोली चलना, पहाड़ियों से गोली चलना, सबसे बड़ी बात साइबर थाने के ऊपर अटैक। देखिए साइबर थाने के ऊपर इस पर एक रमन जी से मैं जवाब ले लेता हूं सर। अब चूंकि आपने जो कहा वो अहम है, उसी पॉइंट पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। रमन सिंह जी, जनप्रतिनिधि जो कहते हैं उनके फॉलोअर्स पर उसका असर पड़ता है, तो क्या मामन साहब ने प्रवोक करने की कोशिश की? देखिए प्रवीण अत्रे जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका सम्मान भी करता हूं दिल से, ये पर्सनली इस बात को जानते हैं जी। लेकिन जब जनप्रतिनिधि, तो वो भी हैं राविंदर जीत जी जो जिन्होंने इनको आईना दिखाया है, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। वो इनकी भारत सरकार में ही तो केंद्रीय मंत्री हैं, कोई वो तो कांग्रेस में नहीं है ना, उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसा कहा। अब रहा जहां तक आईना दिखाने का सवाल था, धरातल की सच्चाई का आईना दिखाया था कि आप इस मुद्दे को कहीं और ना लेके जाएं, जो कमियां हैं अपनी उनको स्वीकारें। आपने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। अगर सरकार वहां से ढंग से पुलिस व्यवस्था कर देती, वो यात्रा भगवान के नाम पे जो चली थी और आगे भी चलनी, वो सवाल तो लगातार पूछा भी जा रहा है, प्रशासन को लेकर भी, व्यवस्थाओं को लेकर भी। लेकिन सवाल यहाँ बयानबाजी का है ना सर, सवाल यहाँ बयानबाजी का है। आप एक बात समझिए ना, बयानबाजी के आधार पे ही तो चर्चा होती है। जब माननीय खट्टर साहब एक बात कहेंगे कि हर नागरिक की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, तो आप इस्तीफा दे दो, क्यों सत्ता में हो? आप मलाई खाने के लिए बैठे हैं। यानी आपका ये कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनी हुई सरकार, तरीके का बयान, चुनी हुई सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है कि वो हर व्यक्ति की सुरक्षा करे, जान माल की सुरक्षा करे। चाहूंगा प्राग जी, अत्रे साहब बहुत जल्दी से रखिए, फिर मैं कासमी साहब के पास जा रहा हूं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे विरोधी मित्र बड़ा सिलेक्टिवली मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसमें से एक लाइन उठा के उस पर राजनीति करना शुरू कर दिया। आप मुख्यमंत्री जी का वो पूरा बयान सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि सामाजिक सौहार्द बना के आदमी स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, और हम लगातार सामाजिक सौहार्द बना के सामाजिक सौहार्द समाज में पैदा कर रहे हैं, और इसके ऊपर सरकार लगातार चल रही है। लेकिन जब यह सवाल पूछा गया कि सुरक्षा किस तरह से, तो मुख्यमंत्री जी ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे हरियाणा की जो जनसंख्या है 3.25 करोड़ के करीब है, और पुलिस बल जो है वो 60,000 70,000 है। तो 1:1 अगर आप कहेंगे सेम रेशियो में, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुरक्षा कैसे होती है?
जब समाज में सौहार्द हो, आपसी भाईचारा हो, आपसी मेल हो, तब आदमी अपने आप सुरक्षित महसूस करता है, जिसपे सरकार काम करती है। लेकिन मित्रों ने राजनीति करनी शुरू की, क्योंकि कांग्रेस की सोच है आपसी सौहार्द को बिगाड़ दो, आपसी भाईचारे को तोड़ दो, लोगों को आपस में लड़वा दो और इस तरह के कांड करवाओ। इसलिए कांग्रेस पे राजनीति करना शुरू कर दिया। ठीक है, कासमी साहब के पास हम बहुत जल्दी से चल रहे हैं, क्योंकि कासमी साहब आपने इससे पहले अपने वक्तव्य में कहा कि कोई भी मुस्लिम संगठन सामने नहीं आया कम से कम अपील करने के लिए, ये कहने के लिए कि इस तरीके का दंगा फसाद ना हो और सब शांति से व्यवस्था को बनाए रखें। अत्रे साहब ने भी पहले वक्तव्य में कहा कि क्या अगर ये रिएक्शन था तो ये स्वीकार हो सकता है। ये तमाम सारी बातें, बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन क्या किसी बयान के आधार पर पुलिस को निशाना बनाया जा सकता है, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को निशाना बनाया जा सकता है, किसी धार्मिक संस्थान पर हमला किया जा सकता है, साइबर थाने पर हमला किया जा सकता है? क्यों ना इसको सोची समझी साजिश करार दिया जाए? बड़ी तादाद में इतने सारे पत्थर कहां से आकर आते हैं, हथियार कहां से आते हैं, तलवारें कहां से आती हैं, सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम है। देखिए, मेवात जो है, मुझे एक बयान अभी जो आपने सुनवाया था बीच में, क्या नाम बताया था? एहसान मेवाती पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी। मुझे पता नहीं क्यों ये बयान सुनने के बाद मेरा दिल ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ इन लोगों का भी कुछ कनेक्शन हो, और किस तरह की तैयारी की ये बातें कर रहे हैं, और किस तरह की ये मेव कौम को कैसे ललकार रहा है, कैसे उकसा रहा है, और कैसे उनको जोश दिला रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेवात के जब इतिहास पर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत फ्रॉड यहाँ होता है मेवात में। सोने को ये ईंट बना करके वो टटलू काटते थे, फिर जो है ये आर्मी के, बीएसएफ के और सीआईएसएफ के जवान बनकर गाड़ियां बेचने लगे, मकान बेचने लगे। यानी कमेटी कहती है कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा एरिया है तालीमी, सबसे अगड़ा एरिया है साइबर क्राइम के मामले में। तो साइबर क्राइम को लेकर के हरियाणा सरकार बहुत सतर्क हुई, और हरियाणा सरकार ने वहाँ साइबर थाना भी बनाया, और सैकड़ों क्या, मुझे लगता है कि 1-1.5-2 हजार कितने पुलिस वालों को लगाया कि वो साइबर क्राइम को कंट्रोल करे। तो अब दंगाइयों ने मौका पाकर सबसे पहले, क्योंकि पुलिस के खिलाफ वहाँ आक्रोश रहता है, भाई गौकुशी करेंगे तो भी पुलिस के खिलाफ आक्रोश है, टटलू काटेंगे तो भी, और फ्रॉड स्कैम करेंगे तो भी, हर जगह वो पुलिस के खिलाफ रहेंगे। तो उन्होंने मौका पाकर सबसे पहले साइबर क्राइम को डाला। भाई मेवात भी कोई महापुरुषों की धरती नहीं है फिलहाल, वहाँ क्राइम जितने हो सकते हैं, नशे जितने हो सकते हैं, फ्रॉड जितने हो सकते हैं, वो सब मेवात में होते हैं। यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस इनको संभालने में लगी हुई है, खाली मेवात के लोगों को। इसलिए इन्होंने मौका पाकर पुलिस से बदला लेने की कोशिश की। इंतहाई घोर निंदा मैं करता हूँ कि हमारे पुलिस के जवान जो हर वक्त गर्मी सर्दी में हमारे लिए खड़े हैं, और वो ऐसे मौके पर उनकी मौत हुई, नागानी लोगों की मौत हुई। इस दंगा से कितना स्टेट को, प्रदेश को, मेवात की कौम को कितना नुकसान हुआ है, वो जितना पिछड़े हुए थे उससे और 100 साल वो पिछड़ गए हैं, उनको अंदाजा नहीं इस बात का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, वो एक मंदिर है, वहां हम पूजा करने के लिए गए, आप गए, कोई भी गया, अगर वाकईतन इनके अंदर इंसानियत थी तो वो यहाँ खाने का, शरबत का, दूध चाय का छबील लगा करके ये बताते हैं कि मोनू मानेसर कुछ भी बकवास करे, बिट्टू कुछ भी बोले, हमारे आपके भाईचारे में कोई दरार नहीं, आपका स्वागत है, आपके मंदिरों की रक्षा, आपकी रक्षा हम करेंगे, आप हमारे गांव मोहल्ले में आए। मैं समझता हूं उन्होंने ये परंपरा तोड़कर जो क्रिमिनल दिमाग जिससे वो फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, टटलू काटते हैं, नशा करते हैं, वही क्रिमिनल दिमाग उन्होंने, और सिर्फ सारा मतलब मारने में, धाड़ने में, पत्थर में। और मैं एक चीज अजीबोगरीब मुझे लग रही है, मैं एक इंटरव्यू आप ही के टीवी पर किसी का सुन रहा था कि कितनी गोलियां वहां चली है, इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं पा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसका ठीक है सर, ठीक है। मैं रमेश गुप्ता जी के पास अब जाना चाहूंगा। रमेश गुप्ता जी, स्वागत करते हैं कासमी साहब की बातों का जो वो कह रहे हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल क्या बयानों को आधार बनाकर साइबर थाने को निशाना बनाया गया है ताकि वहां पर जो अपराध की प्रवृत्ति जन्म लेने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके के अपराध वहां पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उनको रोका जा सके, उनमें जो खलल पुलिस डाल रही है उस खलल को तोड़ा जा सके। ये बहुत ही बड़ी जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। ये बहुत कोई छोटी सी साजिश नहीं है जिस तरीके से आम लोग सोच रहे हैं अभी छोटी साजिश है।
छोटी साजिश नहीं है, मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आतंकवाद का अड्डा बनता जा रहा है। पहले यहाँ पे हमेशा ही बड़े बड़े क्राइम हुए हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब कह रहे थे कि बड़े बड़े क्राइम हुए। उस साइबर क्राइम को लगाने का मतलब क्या था सरकार का? सरकार ने इसीलिए साइबर क्राइम थाना लगाया, वहां पे सैकड़ों पुलिस वाले लगाए ताकि इनको पकड़ा जा सके, और सभी स्टेटों की पुलिस वहां पे आके पकड़ती है। और गौ हत्या में तो इतना बड़ा रोल है। मुफ्ती साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आप कह रहे हैं कि वहां पानी की छबील लगाते या शरबत की छबील लगाते, छबील लगाना तो दूर की बात है, किसी एक मानव ने ये तक नहीं कहा आज तक भी हम गौ हत्या बंद करेंगे। जबकि पता है अभी सारे हिंदू सनातनी, सब हिंदू सनातनी इस चीज से बहुत ही रोष में हैं कि जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक हमारे देश में हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए बहुत ही जरूरी है कि साइबर क्राइम तो वहां बड़ा होना ही चाहिए, अन्य पुलिस थाने भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ये एक डराने की कोशिश की गई है पुलिस वालों को, आम पुलिस जन को डराने की कोशिश की गई है। और 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई है जो डीसी साहब ने खुद ली है। 27 तारीख को पीस कमेटी में किसी भी एक मानव ने अपनी विरोध नहीं दर्ज कराया भी किसी की कोई वीडियो आई है, आपत्तिजनक वीडियो है, उसको देख के हमें ये करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे यात्रा जो जा रही थी, 3 साल से यात्रा जा रही थी, यह यात्रा में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। मैं 3 बार पहले की यात्राओं में रहा हूँ, स्वयं रहा हूँ, इस बार नहीं जा पाया किसी कारणवश। लेकिन अभी जो बताया गया है, जो मंदिर नल्लड़ के मंदिर में जो पहाड़ियों पे लोग थे, उनके पास कोई ऑर्डिनरी पिस्टल, कोई कट्टा, इस टाइप के हथियार नहीं थे। उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ गन्स थी, मीन्स AK-47 जैसी गन्स थी। जितने जितने आवाजें आ रही हैं, जो हमने सुनी है, जो बच्चों ने वहां पे रिकॉर्डिंग की है, बहुत बड़ी बड़ी गन के आवाजें आ रही थी, क्योंकि AK-47 से कम नहीं हो सकती। तो इसलिए इसकी जांच तो बहुत गहन होनी चाहिए। और हमारी जो बहन बेटियां थी, उनके ऊपर भी हाथ डाले गए हैं, और आपने बहुत सारे वीडियो भी आपके पास आए होंगे। बहुत सारी बहन बेटियों को छीना गया, झपटी की गई है, उनके पर्स निकाले गए हैं, उनके मोबाइल छीने गए हैं। जो कर सकते थे वो किया। और ये बहुत बड़ा प्लान्ड साजिश थी। इस साजिश को पूरा बिल्कुल सामने आनी चाहिए, पूरे देश के सामने आनी चाहिए ये साजिश। अत्रे साहब, बार बार ये प्रश्न भी उठ रहा है कि अगर इस तरीके का माहौल वहां पर साइबर अपराध को लेकर है, या फिर उस इलाके को लेकर गौहत्या की बात जो लगातार सामने आ रही है, इस तरह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर होते हैं, तो क्या पहले से इस पूरे मामले पर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई प्रशासन के द्वारा कि कोई बवाल हो सकता है, हिंसा हो सकती है, इसकी भनक तक नहीं लगी? अत्रे साहब, हेलो अत्रे साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आप मिल रही है गुप्ता जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं सर, अगर उस इलाके को लेकर पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं, और है कि वहां साइबर अपराध बढ़ रहा है, गौहत्या के केसेस की बात लगातार सामने आ रही है, और उसी इलाके को लेकर अगर कुछ लोग वीडियोस भी जारी करते हैं, तो क्या इस प्रश्न जो लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि पहले से ही क्यों भनक पुलिस को नहीं लगी, प्रशासन क्या गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहा था, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है? नहीं, देखिए ऐसा है गुप्ता जी, जहां तक साइबर क्राइम की बात है, बाकायदा सरकार ने वहां पे साइबर थाना खोला, और पिछले कुछ समय से लगातार पुलिस ने, साइबर क्राइम पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की। जो साइबर थाने पे हमला है उसके पीछे, जैसा मुफ्ती जी ने बताया, क्योंकि साइबर पुलिस लगातार उस इलाके के अंदर छापे मार रही थी, जो लोग साइबर क्राइम में संलिप्त थे उनको गिरफ्तार कर रही थी। दूसरी बात, जैसे अभी सरकार ने IRB 2nd बटालियन का मुख्यालय तुरंत बोंसी से नूह में शिफ्ट कर दिया, इसी तरह से सरकार जो है रैपिड एक्शन फोर्स RAF और CRPF के सेंटर भी वहां बनाने जा रही है। लगभग तैयारी हो चुकी है, जमीन चिन्हित हो चुकी है, वहां पे जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो दी जा रही हैं, तो जिससे कि CRPF RAF के सेंटर वहीं पे हो जाए। और लगातार सरकार का प्रयास है कि नूह के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दोबारा से बिल्कुल खराब ना हो। लेकिन जो बात आपने कही, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसका जिक्र अभी गुप्ता जी भी कर रहे थे, कि पीस कमेटी बना रखी थी। पीस कमेटी में 27 तारीख को इस विषय पे प्रशासन ने चर्चा की। प्रशासन ने बताया कि हमें इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, तो पीस कमेटी में जो गणमान्य व्यक्ति या समाज के मौजूद लोग जो हैं, सभी वर्ग समाजों के मौजूद लोग उसमें हैं, उन्होंने आश्वस्त किया प्रशासन को कि हम इस तरह की परिस्थिति नहीं पैदा होने देंगे। लेकिन प्रशासन ने फिर भी
10 कंपनीज को वहां तैनात करके रखा, 10 कंपनीज वहां पे उनकी ड्यूटी लगाई गई, लेकिन जितने बड़े स्तर पे ये षड्यंत्र रचा गया गुप्ता जी, वो देखने वाला था। ठीक है। और जैसे इस तरह के दंगे होते हैं, सरकार तुरंत एक्शन लेती है। 4 घंटे के स्पैन के अंदर दूसरे क्षेत्रों से सुरक्षा बल वहां पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए सरकार ने 4-5 घंटे में इसमें कंट्रोल कर लिया। ठीक है। अगर जितने बड़े स्तर पे साजिश की गई थी, अगर सरकार की तैयारी ना होती तो विषय आगे बढ़ सकता था। सरकार ने तत्परता से काम किया, तभी इसको तुरंत कंट्रोल किया गया। चले, उम्मीद हम करेंगे कि गहनता से इस मामले की जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लोगों को क्षति पहुंचाई, धार्मिक भावनाओं को आहत किया और समाज का माहौल खराब करने की कोशिश की, उनको सजा जरूर मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा में हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।